नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष विद्या पर आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं चंद्रशेखर, आप सभी का साइंस सुपर 30 वाला सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारा पार्ट 5 है। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एलएपी, टेक्नीशियन और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चले बिना किसी देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोल रहा है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन है वोल्ट, एम्पियर, ओम और वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें वोल्ट, वोल्ट क्या है, ये विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर का क्या है, विभवांतर का मात्रक है। और ओम, ओम क्या है, ये प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है। और वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में गैस नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगर हम लोग बात करें कितना पाया जाता है, तो लगभग 78% पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो भाग है वह कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन है सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम और ऑप्शन नंबर डी है हाइपोथैलेमस। तो मस्तिष्क का भाग जो हमारा सेरिबेलम भाग है वह क्या करता है, संतुलन और समन्वय को बनाए रखने का काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेरिबेलम। अगर हम लोग बात करें भूख, प्यास और ताप को मस्तिष्क का कौन सा भाग ये नियंत्रित करता है, तो वह है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है, भूख भूख प्यास प्यास और ताप को क्या करता है, नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राडार का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन है रेडियो डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर बी है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन नंबर सी है रेडियो डायरेक्शन एंड रिस्पॉन्स, ऑप्शन नंबर डी है हमारा रेडियो डिवीजन एंड रेंजिंग। तो राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें राडार का कार्य क्या होता है, तो राडार का कार्य क्या होता है। तो राडार का प्रमुख कार्य होता है इसकी राडार का प्रमुख कार्य होता है स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी भी वस्तु की स्थिति, गति और दूरी, किसी भी वस्तु की स्थिति, गति और दूरी पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है, राडार का यूज किया जाता है। अगर हम लोग बात करें राडार का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये ऐसी वस्तुओं का पता लगाता है जो आँखों से हमें दिखाई ना दे। ये राडार क्या करता है, ऐसी वस्तुओं का पता लगाता है जो हमें आँखों से दिखाई ना दे। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हवाई जहाज़, मौसम की जानकारी, उपग्रह और सैन्य उपकरणों में इसका यूज होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 7, 9 और ऑप्शन नंबर डी है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग बात करें पीएच स्केल, पीएच स्केल किसने दिया था, पीएच स्केल का आविष्कार किया था सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। और ये कितना से कितना तक होता है, 0 से लेकर 7 तक इसको कहा जाता है एसिड यानी कि अम्ल, और 7 से लेकर 14 तक जो होता है इसको कहा जाता है क्षार। इसको क्या कहा जाता है, क्षार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2। तो साधारण नमक जो है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है उसका रासायनिक नाम। अगर हम लोग बात करें उसका रासायनिक सूत्र की तो क्या हो जाएगा? NaCl, क्योंकि सोडियम क्लोराइड है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए स्क्रीन पे आ चुका है। निर्वात में प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन है परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन और रासायनिक अभिक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी है रेडियोधर्मिता। तो सूर्य की ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह क्या है? नाभिकीय संलयन, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? परमाणु संलयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संलयन। अगर हम लोग बात करें ये परमाणु बम का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर परमाणु बम का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो वह हो जाएगा हमारा क्या? परमाणु विखंडन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो ऑप्शन है दर्दनाशक, एंटीबायोटिक। और ऑप्शन नंबर सी है साइड टिब और ऑप्शन नंबर डी है लेक्सेटिव। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? उसका प्रयोग हम लोग करते हैं कब्ज में किया जाता है। तो लेक्सेटिव एक मेडिसिन का नाम है। तो उस लेक्सेटिव से क्या होता है? कब्ज को दूर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लेक्सेटिव। और लेक्सेटिव क्या है? एक मेडिसिन है। क्या है? मेडिसिन है जो क्या करता है? ये कब्ज को दूर करता है। कब्ज बोले तो पेट की समस्या, जैसे कि कुछ भी पेट खराब होना, उसी को ही बोला जाता है। तो अगर हम लोग लेक्सेटिव का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है? वो कब्ज हमारा ठीक हो जाता है। और ये लेक्सेटिव किससे बनता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से बनता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख की रेटिना पर कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन नंबर बी है समतल। ऑप्शन नंबर सी है आभासी और उल्टा। ऑप्शन नंबर डी है आभासी और सीधा। तो मानव आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वह कैसे बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। अगर हम लोग बात करें कहाँ पर बनता है प्रतिबिंब, तो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उबलते समय पानी का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस और 110 डिग्री सेल्सियस। तो उबलते समय पानी का तापमान कितना होता है? तो उबलते समय पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। यह वायुमंडलीय दबाव पर क्या करता है? निर्भर करता है। और अलग अलग परिस्थितियों में यह अलग अलग भी हो सकता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूटन, जे थॉमसन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ऑप्शन नंबर डी है मैक्सवेल। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ईंट पर नाच वाला ट्रिक याद कर लीजिए, इसमें सब सारा आ जाएगा। ईंट पर नाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, यानी कि तत्वों को किस आधार पर अरेंज किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या या परमाणु त्रिज्या या विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर किया जाता है? तो परमाणु इस संख्या के आधार पर आवर्त सारणी में क्या किया जाता है? तत्वों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें आवर्त सारणी किसने दिया था? आवर्त सारणी दिया था मेंडलीफ ने क्या दिया था? आवर्त सारणी दिया था मेंडलीफ ने।
तो मेंडलीव ने जो आवर्त श्रेणी दिया था वह तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? तत्वों का वर्गीकरण किया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया था। अभी जो हमारा वर्तमान है यानी कि आधुनिक आवर्त श्रेणी है उसके जनक है मोजले, जो किस आधार पर जो किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, वह परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका के शक्ति केंद्र को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और क्लोरोप्लास्ट। तो कोशिका के शक्ति केंद्र किस अंग को कहा जाता है कोशिका के? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र यानी कि कोशिका के पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया। और ये किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर ही क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है और इस एटीपी के लिए इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति केंद्र कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें राइबोसोम राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। और किस लिए कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री? क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। थैली, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है कीबोर्ड और ऑप्शन नंबर सी है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ऑप्शन नंबर डी है हमारा माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने ग्रेविटी का नियम दिया था? तो किस वैज्ञानिक ने ग्रेविटी का नियम दिया था? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन और एडिसन। तो किस वैज्ञानिक ने क्या दिया था? ग्रेविटी का नियम दिया था। तो उस वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आइजैक न्यूटन। अगर हम लोग बात करें गैलीलियो ने क्या का आविष्कार किया था? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था जिसको दूरबीन कहा जाता है। और गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। गैलीलियो ने ही सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन की अगर हम लोग बात करें, अल्बर्ट आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ साथ E बराबर mc² का फॉर्मूला दिया था। और एडिसन ने क्या दिया था? एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवी। तो एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? वो वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कि वायरस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी है चावल, ऑप्शन नंबर सी है समुद्री शैवाल और ऑप्शन नंबर डी है हमारा आलू। तो आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत है वह किससे हमें प्राप्त होता है? तो वह है समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल से हमें आयोडीन का क्या होता है? प्राप्त होता है। और वो किससे होता है? वह लेमिनेरिया एक शैवाल का नाम है यानी कि पौधा का नाम है लेमिनेरिया। उससे हमें क्या होता है? हमें आयोडीन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समुद्री शैवाल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृढ़ यानी कि क्या? दृढ़ मतलब सॉलिड बोले तो ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन को क्या कहते हैं? बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपतन या गलन। तो जब कोई पदार्थ ठोस यानी कि सॉलिड से ठोस से सीधे बन जाता है, गैस बन जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ऊर्ध्वपतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपतन। अगर हम लोग बात करें, कोई द्रव क्या बन जाता है? द्रव बन जाता है सीधे गैस।
कोई द्रव बन जाता है गैस तो उसे कहा जाता है क्या? वाष्पीकरण। कोई द्रव है वह बन जाता है सीधा गैस तो उससे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। और संघनन किसे कहेंगे? संघनन उसे कहेंगे जब कोई गैस या भाप सीधे किस में बदल जाए? द्रव अवस्था में बदल जाए तो उससे कहा जाएगा संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। और विटामिन के जनक किसे कहा जाता है? विटामिन के जनक फंग को कहा जाता है। विटामिन के जनक कौन है? तो विटामिन के जनक जो हैं वह फंग हैं। अगर हम लोग बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो कौन सा ग्रह सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल। तो बुध जो ग्रह है वह सूर्य के सबसे नज़दीक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बुध। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सिर्फ 88 दिन में ही पूरा कर लेता है। और पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? 365 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। और हम लोग मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और शुक्र जो है हमारा ये सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र जो है हमारा सबसे गर्म ग्रह है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? उस विटामिन का नाम क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन डी जो है वह क्या करता है? कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अगर हम लोग बात करें विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज किया था फंक ने किया था। विटामिन की खोज यानी कि विटामिन के जनक फंक को माना जाता है। अगर हम लोग बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में क्या करता है? ये मदद करता है। रक्त के थक्का बनने में क्या करता है? मदद करता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? विटामिन डी जो है हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है विटामिन डी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन है हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व है वह है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन, जिसका परमाणु संख्या होता है कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 1 होता है। अगर हम लोग बात करें पृथ्वी में सबसे हल्का तत्वों की, अगर हम लोग बात करें पृथ्वी में सबसे हल्का तत्वों की, तो वह तत्व है हाइड्रोजन ही है। तो पृथ्वी में भी सबसे अगर हल्का तत्वों की बात करें तो वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हाइड्रोजन ही हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन ही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो लाल, हरा, नीला, बैंगनी। तो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो उस रंग का नाम है बैंगनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करें प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा की अगर हम लोग बात करें तो उस रंग का नाम है लाल रंग। उस रंग का क्या नाम है? लाल रंग। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन और 180 दिन। तो मानव शरीर में जो आरबीसी जो होती है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है?
तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का होता है लगभग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 120 दिन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन आँखों की रोशनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा होता है? तो विटामिन ए जो है वह आँखों के लिए अच्छा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। अगर हम लोग बात करें विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से राथौंदी नामक बीमारी हो जाती है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव आँख में छवि का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो मानव आँख में जो प्रतिबिंब बनता है किस स्थान पर बनता है? लेंस में, कॉर्निया में, या रेटिना में, या ऑप्टिक तंत्रिका में? तो मानव आँख में जो छवि यानी कि प्रतिबिंब बनता है वह किस में बनता है? तो वह बनता है रेटिना में बनता है। तो इसका राइट आंसर हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो ऑप्शन है लिग्नाइट, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, सब बिटुमिनस कोयला। तो कोयले के किस रूप में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? तो कोयले के किस रूप में सर्वाधिक कार्बन पाया जाता है? तो एंथ्रासाइट कोयला जो है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रासाइट कोयला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सिलिका, बोरान ऑक्साइड। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक की अगर हम लोग बात करें तो वह घटक का नाम है सिलिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है पाचन, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और विसर्जन। तो भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है पाचन। क्योंकि पाचन से ही क्या होता है, पाचन के बाद ही हमारा क्या बनता है, एटीपी का निर्माण होता है। और एटीपी का निर्माण होने के बाद हमें क्या होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन। तो यहीं पे हमारा यह छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।